Hello everyone, welcome to Trick Clubs. My name is Saurabh and I am working as a maths teacher in Bihar State Government School. जो अभी आर्मी पब्लिक स्कूल्स की वैकेंसी आ रही है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से, तो इसमें बहुत सारे लोगों का डाउट है। किसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसी का सैलरी, किसी का डीडी बनवाने से लेके। तो इसमें फॉर्म कोई गलती भर के भेज दे रहे हैं आप लोग, बहुत लोग। तो इसमें क्या होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आएगा, तो पूरा मेहनत क्या होगा, बेकार चला जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से समझे, क्या बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरे, आपको सारा डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि एपीएस जो होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल, प्राइवेट है या गवर्नमेंट। तो देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल्स जो होता है ना, ये प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स है, और इसको जो गवर्न करता है वो AWES गवर्न करता है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। तो वही सबको, जितने भी सैलरी हैं, ये सब चीज़ें को वही गवर्न करता है, AWES। इंडिया के अंदर में लगभग 135 एपीएस हैं, और जितने भी स्कूल्स हैं वो सब क्लस्टर में बटा हुआ है। जैसे कि एक क्लस्टर के अंदर में कहीं 3 स्कूल है, कहीं 2 स्कूल है, कहीं 4 स्कूल है। अब सपोज कर लीजिए कि किसी एक क्लस्टर की वैकेंसी आ रही है। जैसे दिल्ली के अंदर मान लीजिए, दिल्ली के अंदर में धौला कुआं भी है। दिल्ली के अंदर में आपका दिल्ली कैंट में भी स्कूल है, और एक और शंकर बिहार में है, 3 स्कूल है। अब अभी धौला कुआं में आया हुआ है वैकेंसी। तो अब उस क्लस्टर के अंदर में आप एक ही स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है बहुत जगह कि एक ही क्लस्टर के अंदर में एक ही स्कूल में अप्लाई कीजिए। तो ये चीज़ समझ में आ गया, एक क्लस्टर के अंदर ना आप एक ही स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि वहाँ पे एक क्लस्टर में आपको पीजीटी में भी अप्लाई करना है, टीजीटी में भी करना है, तो आप वो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी में भी, टीजीटी में भी। और 3 के लिए एलिजिबल है, तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन तीनों के लिए, 2 के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी टीजीटी, दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग अलग डीडी बनवाना पड़ेगा। और बस ये चीज़ है। अब नेक्स्ट है कि इसमें जो 3 तरह की वैकेंसी आ रही है, एक हो रहा है रेगुलर, एक हो रहा है एडहॉक, और एक होता है फिक्स टर्म। तो रेगुलर जो वैकेंसी रहेगी वो आपकी परमानेंट रहेगी, वो लाइफ टाइम तक रहती है। और रेगुलर में ये होता है कि प्रोबेशन पीरियड होता है, जैसे कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, और वो हर एक जॉब में होता है। जैसे मैं अभी स्टेट गवर्नमेंट में हूँ, तो मैं भी अभी प्रोबेशन पीरियड में हूँ। मेरा ज्वाइनिंग पिछले साल 2024 में 1 तारीख को हुआ था, मतलब इस जॉब में। और तो ये मेरा 2026 में कंफर्म करेंगे, क्योंकि मेरा जो आईडी है उसमें लिख के आता है कि आप प्रोबेशन पीरियड है और 2 साल में कंफर्म कर देते हैं। तो वो चीज़ें वहाँ भी है कि आपका ये जॉब रहेगा, भले ही रेगुलर बोल के हायरिंग रहेगा, लेकिन अगर आप कुछ वैसा मेजर ब्लंडर मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, कुछ स्कूल में आप जैसे कि मतलब बहुत ही गलत किया, कुछ आपका इन्वॉल्व है या कुछ गलत इंप्रेशन पड़ता है, तभी कि वर्स्ट केस में निकालते हैं, वैसे निकालेंगे नहीं। तो समझिए कि परमानेंट ही है, रेगुलर बोल के अगर हायरिंग हो रहा है आपका तो दूसरा, तो ये समझ में आ गया। जैसे 1-2 साल का आप कंफर्म कर देंगे, उसका 60 साल तक आपकी जॉब रहेगी रेगुलर में। और दूसरा चीज़ है कॉन्ट्रेक्चुअल। कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब 3 साल का होता है, और 3 साल में जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो दोबारा से आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, और फिर से आपको फिर वही प्रोसेस के थ्रू आना पड़ेगा। अब मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो आप सीएसबी के थ्रू वैकेंसी निकलेगी, या रेगुलर में भी जा सकते हैं या उसमें भी जा सकते हैं। तीसरा चीज़ है एडहॉक, जो कि 11 मंथ्स का होता है, तो कहीं कहीं एडहॉक भी वैकेंसी आ रही है। अब तीनों चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे रेगुलर है, तो रेगुलर में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जॉब पूरा लाइफ टाइम तक रहेगा, 60 ईयर्स तक, आप जब तक वो रहेगा। और अगर मान लीजिए कि अभी आपका रेगुलर में किसी स्कूल में हो गया, किसी भी जगह पे हो गया, दिल्ली बम्बई कहीं भी हो गया, तो अब बीच में आपका कहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जैसे कि अभी रेलवे टीचर्स का भी आ रहा है, एनबीएस केबीएस या कोई और में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो वो आप वहाँ से छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे ज़बरदस्ती करके रखा हुआ है वहाँ पे। तो जॉब का आप नोटिस पीरियड सर्व करना रहता है, 1 से 2 महीने का नोटिस पीरियड रहता है कहीं की। तो वो नोटिस पीरियड उनको दे के आप जॉब को क्विट करके दूसरे जॉब में जा सकते हैं, जैसा कि प्राइवेट जॉब्स में भी होता है। आप नोटिस पीरियड दीजिए, जाइए। क्योंकि और वैसे ही आपका इसमें भी है कि अगर आप डायरेक्ट चले जाते हैं, मान लीजिए कि कल से आप छोड़ दी जाना स्कूल एपीएस में ज्वाइन करके, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको ज्वाइनिंग के बाद कुछ कुछ वो कुछ पैसा आपका काटते रहते हैं, वो सब सैलरी सिक्योरिटी रहता है ना, वो 2 महीने का, तो वो सिक्योरिटी वगैरह सब रख लेते हैं, और वो देते नहीं हैं। बाकी जैसे मैं एपीएस में बात किया था, तो वही वो लोग कंफर्म किया था। तो आप भी कंफर्म कर सकते हैं, 1-2 एपीएस से और कंफर्म कर लीजिए ये चीज़ों को,
कि कोई एग्रीमेंट वगैरह का जो भी है बीच में क्विट कर सकते हैं। लेकिन जनरली यही होता है, मुझे बात हुआ था एक दो स्कूल से। आप भी नंबर सबके वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाके ले लीजिए, बात कर लीजिएगा। दूसरा चीज़ ये है कॉन्ट्रेक्चुअल वाले में, तो उसमें भी आप छोड़ सकते हैं, और एडहॉक में भी 11 मंथ्स का होता है, बीच में भी आप जा सकते हैं अगर उनको कुछ अगर वो दिक्कत है वैसा तो या आपका जॉब अच्छा लग गया तो छोड़ ही सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गया। अब इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी में पहला जो है आपका पीजीटी के लिए। तो पीजीटी में क्या मांगता है, एक तो आपका बीएड होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। जैसे पीजीटी इंग्लिश करें तो आपका पीजी होना चाहिए, इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, एंड बीएड होना चाहिए। दोनों में 50-50% नंबर है, मतलब बीएड में भी 50% और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 50% नंबर होना चाहिए। अब इसमें क्या है, जैसे कि सीएसबी या ओएसटी स्कोर कार्ड का, तो सीएसबी में क्या होता है कि या ओएसटी एक ही बात है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, पहले सीएसबी के नाम से होता था। और तो कहीं कहीं क्या हो रहा है कि किसी किसी के पास वो स्कोर कार्ड है ही नहीं, और तो वो लोग कैसे अप्लाई करें। तो देखिए उसका एक तरीका है कि बहुत जगह क्या है कि सी आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो वहाँ लिखा हुआ है क्लियर कि जिसके पास सीएसबी या ओएसटी स्कोर कार्ड नहीं है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर पोस्ट के लिए। लेकिन कंडीशन ये है कि वो लोग 2 साल के अंदर में ओएसटी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का एग्ज़ाम लेगा, और वो टेस्ट को आपको क्लियर कर लेना है, और वो तो आपका जॉब फिर रेगुलर हो जाएगा। तो पीजी में आपको समझ में आ गया, बीएड एंड पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, 50% नंबर चाहिए। तो जितनी भी पोस्ट ग्रेजुएशन की जितनी भी पीजी वाली सीट्स निकल रही है आप अप्लाई कीजिए। अगर कहीं लिख दिया है मैंडेटरी की ओएसटी कंपलसरी है तो वहाँ मत कीजिए अप्लाई, कहीं और कीजिए। तो यही है, और बाकी 2 साल के अंदर में आप उसको क्लियर कर लीजिएगा तो आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ ये है, ये तो पीजी वाले का हो गया। और सेकेंड चीज़ है टीजीटी वाले का। टीजीटी वाले का ये है कि बीएड और ग्रेजुएशन चाहिए। बीएड में आपका 50% और ग्रेजुएशन में आपका वही 50% नंबर चाहिए। तो दो चीज़ें तो आपका मस्ट है। तीसरा चीज़ है सीटेट। तो देखिए सीटेट टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर 2 होना चाहिए सीटेट का, और पेपर 2 में 90 नंबर आपका होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। सीटेट का पेपर 2 टीजीटी के लिए। तो ये 3 चीज़ हो गया। अब सीटेट में सपोज किसी किसी का सीटेट क्लियर नहीं है, तो सीटेट क्लियर नहीं है आपका, तो इस साल का अगर सीटेट दिए हुए हैं आप तब भी आप एलिजिबल हैं। इस साल का सीटेट में जैसे अब रिजल्ट आ ही जाएगा तो आप अप्लाई कीजिएगा। तो फॉर्म जो इस साल सीटेट दिए थे उसका एडमिट कार्ड तो होगा आपके पास, उस एडमिट कार्ड का जीरोक्स लगा के नीचे में साइन कर दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड लिख के, और वो भेज दीजिए। सपोज आपका सिलेक्शन हो जाता है और सीटेट का रिजल्ट एग्ज़ाम तक आ जाता है, जैसे कि आपका ज्वाइनिंग तक, ज्वाइनिंग जब भी होगा, इंटरव्यू होगा तो अभी तो कल होगा, ज्वाइनिंग तो नहीं हो रहा है, मार्च वार्च के बाद ही होगा, आपका जो सेशन शुरू होगा तभी ज्वाइनिंग होगा। तो उस टाइम तक सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा तो वो कॉपी वहाँ पे लगा सकते हैं। तो टीजीटी में आपको समझ में आ गया, बीएड और ये ओएसटी स्कोर कार्ड अगर है तो लगा दीजिए, नहीं तो वही कंडीशन है पीजीटी वाला, जैसे कि 2 साल का में अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो वो लगा सकते हैं। और सीटेट या टेट भी होता है, जो टेट भी अगर क्लियर किए हुए हैं किसी स्टेट का तो वो भी लगा सकते हैं अगर सीटेट नहीं है तो। ये टीजीटी के लिए जो पेपर 2 होता है जो टेट का, तो वो टीजीटी वाला अगर किसी भी स्टेट का, कर्नाटका टेट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है, तो वो टेट का भी पेपर आप सीटेट की जगह पे लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि बीएड ही है आपका और ग्रेजुएशन ही है, सीटेट वगैरह भी नहीं है, न टेट है, न इस साल दिए भी नहीं है, तब अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते। तो देखिए उस केस में एक ही में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किस में कर सकते हैं, एडहॉक की जो वैकेंसीज आ रही है उसमें आपका बीएड एंड ये होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ना सीटेट का ज़रूरत है ना टेट का ज़रूरत है एडहॉक वाली में। और बस ये समझ में आ गया, एडहॉक में आप एलिजिबल हैं, बस आपका बीएड और ग्रेजुएशन है। और ओएसटी वाला तो आपको बता ही दिया कि अगर आपका 100 नंबर है तो आप रेगुलर वाले सब में एलिजिबल हैं। रेगुलर वाले में नहीं भी है तब भी एलिजिबल है, कब, जब आपको 2 साल में वो क्लियर करना पड़ेगा। थर्ड चीज़ आता है पीआरटी में। तो पीआरटी वाला क्या है, डीएलएड मांगता है और बीएलएड मांगता है।
डीएलएड में आपका वही सब है, 50% बीएलएड में होना चाहिए और डीएलएड में होना चाहिए। नेक्स्ट है पीआरटी के लिए भी सीटेट मांगता है पेपर 1, उसमें आपका 90 नंबर होना चाहिए, या टेट पेपर 1 में 90 नंबर होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब अगेन उसमें मान लीजिए सीटेट नहीं है तो सेम प्रोसेस वही टीजीटी वाला कीजिएगा, एडमिट कार्ड का जीरोक्स निकाल के भेज दीजिए, सीटेट का जब रिजल्ट आएगा तो वो दे दीजिएगा मेरा सीटेट क्लियर हो गया, तो आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाएगी। अब पीआरटी में बीएड वाले एलिजिबल हैं कि नहीं, तो वहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हम प्रेफरेंस किनको देंगे, डीएलएड वाले को या बीएलएड वाले को ही प्रेफरेंस देंगे। बीएड वाले को हम तभी प्रेफरेंस देंगे जब उनके पास बच्चे या कैंडिडेट नहीं आ पाएंगे, डीएलएड वाले या बीएलएड वाले। तो फॉर्म भरना चाहे तो आप भरिए, लेकिन कॉल आने का उसमें थोड़ा कम चांसेस रहेगा, क्योंकि डीएलएड वाले या बीएलएड वाले बहुत लोग चले जाएंगे, तो बीएड वाले को क्यों बुलाएंगे वो फिर। तो वो चीज़ है, जो बीएड किए हुए हैं तो टीजीटी में जाइए टीजीटी पोस्ट के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपको समझ में आ गया। रेगुलर हैं तो आपके पास अगर नहीं भी है ओएसटी तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल में आप क्लियर कर लीजिएगा, वो नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए। कॉन्ट्रेक्चुअल है उसमें सीटेट मांगता है और 3 साल का रहता है, एडहॉक 11 मंथ्स का रहता है, और एडहॉक में कोई सीटेट वगैरह का ज़रूरत नहीं है। तो ये अब नेक्स्ट है फॉर्म भरने का, उसमें गलती लोग कर रहे हैं। फॉर्म कैसे भरना है, तो देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको एक फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, और फॉर्म जो है वो अब मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप फाइल सेक्शन में जाइएगा, वहाँ A to Z सब फॉर्म है, हर नाम से आप सर्च देखिएगा वहाँ पे फाइल्स में कहाँ कहाँ का फॉर्म है, एडवर्टीजमेंट भी है, उस फॉर्म को आप वहाँ से प्रिंट आउट ले लीजिएगा। दूसरा ये है कि आप जिस भी जगह से हैं वहाँ का वेबसाइट से लॉगिन कीजिए। अभी वेबसाइट पे ज़्यादा लोग हैं, बहुत सारा वेबसाइट क्रैश हुआ है, एक सही से वर्क नहीं कर रहा है इनका, तो आप या तो रात में लेट नाइट ट्राई कीजिए या अर्ली मॉर्निंग ट्राई करके उस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो फॉर्म को प्रिंट आउट लेना है, और फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो वेबसाइट पे मिल सकता है आपको, उनके कैरियर सेक्शन में जाइए, कहीं वैकेंसी होता है या कहीं वर्क विथ अस है, तो जहाँ पे भी है वो कहीं न्यूज़ में होता है उसमें भी फॉर्म मिल जाएगा। तो फॉर्म फिलअप करना है, उसमें आपको एक फ़ोटो लगाना है अपना, और फोटो साइड में एक फ़ोटो लगाइएगा, और एक एक्स्ट्रा फ़ोटो भी उसमें रखना है जो फॉर्म के साथ। तो फॉर्म को ध्यान से भरना है, उसमें क्या है कि आप अपना जो भी हॉबीज़ वगैरह है ये सब को अच्छे से भरिएगा, और क्योंकि फॉर्म अगर गलती भरिएगा तो इंटरव्यूअर वही से क्वेश्चन आपके सामने, उनका फॉर्म रहता है, आपका फॉर्म रहेगा उनके सामने, और वो उससे क्वेश्चन करेंगे, तो फॉर्म को अच्छे से फिल कीजिएगा, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। फॉर्म के अलावा क्या है, आपको एक डीडी बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट। अब डीडी कहाँ से बनेगा, तो डीडी देख लीजिए, डिमांड ड्राफ्ट आपको कहीं 250 रुपये का मांग रहा है, जनरली 250 का ही मांग रहा है, कहीं कहीं 100 का भी होगा। और तो कोई भी नेशनलाइज बैंक से बनाना है। नेशनलाइज बैंक क्या होता है, जो गवर्नमेंट बैंक है, जिसके अंदर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, और यूको बैंक है, और भी है बहुत सारा, उत्तर यूबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सब जो बैंक्स हैं इन सब से आप आराम से बनवा सकते हैं डीडी। और दूसरा चीज़ है कि डीडी में आप कोशिश ये करिए कि अपना से ही बनवाएं, अपने अकाउंट से बनवाएं। जैसे आप मान लीजिए कि आपका खुद का अकाउंट नहीं है, तो अकाउंट जाके खुलवा लीजिए बैंक में, एक दिन में अकाउंट खुल जाता है, तो बैंक में खुलवा लीजिए। किसी के पास चेकबुक नहीं है तो वो भी 10 मिनट 5 मिनट में चेकबुक मिल जाता है, तो चेकबुक लेके खुद का चेकबुक भरिए अपने, और अपने नाम से बनाइए, एप्लीकेंट नेम आपका होना चाहिए, क्योंकि एक प्रूफ के तौर पे आपका रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक डीडी का फॉर्म आपको बैंक में ही मिल जाएगा, कोई आसपास के बैंक में चले जाइए, आपके घर के जो आसपास में बैंक है वहीं बैंक से एक फॉर्म मांगिएगा डीडी का उनसे, और उसमें भर दीजिएगा, और चेक बुक्स लेके जाइएगा अपना, और उससे डीडी वो लोग बना के आधे घंटे 1 घंटे के अंदर में दे देते हैं। और अकाउंट ज़रूर आप खुलवा लीजिए अपना, क्योंकि अकाउंट एक दिन में खुल जाएगा, और बस आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब लेके जाइएगा, खोल देंगे अकाउंट, और अपने नाम से ही कोशिश कीजिए। दूसरे के अकाउंट से बनवाइएगा तो हो सकता है कि एप्लीकेंट नेम वगैरह डीडी पे सब उनका आ जाए। अब डीडी दिक्कत ये है कि किस नाम से बनवाना है, तो जनरली जो डीडी बन रहा है वो जैसे कि दिल्ली का बनवाना है, एक डीडी धौला कुआं वाला है, तो उसमें क्या लिखाएगा, आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं, और पेबल एट में क्या लिखाएगा, न्यू दिल्ली। तो इसी तरह से हर जगह का है, कोटा का है,
तो आर्मी पब्लिक स्कूल। और ये किस नाम से बनवाना है, तो वो जो नोटिफिकेशन आ रहा है, जितना भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो नोटिफिकेशन में बताता भी हूँ किस नाम से डीडी बनना है, वो नोटिफिकेशन में ही लिखा रहता है और उसमें पेबल ऐड में वो जगह का नाम आता है। तो वो चीज़ हो गया, तो डीडी का समझ में आ गया, बैंक समझ में आ गया किससे बनवाना है, तो कोई नेशनलाइज बैंक से अपने अकाउंट से ही कोशिश कीजिए, दूसरे अकाउंट से डेबिट मत करवाइए, क्योंकि उसमें फिर पेई नेम कहीं दूसरे का आ जाएगा, फिर आपका कोई नेम भी उसमें नहीं रहेगा इन केस। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है आपको, तो ये भी सुन लीजिए। 10th का, 12 का मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, दोनों लगा दीजिए। और उसके बाद से आपका 10th 12 हो गया, फिर बीएड का जो मार्कशीट है, फिर सीटेट किए हुए हैं तो सीटेट का, या टेट है तो टेट का मार्कशीट, और इसके बाद से ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी मार्कशीट है, और उसका जो डिग्री वगैरह है, ये सब का जीरोक्स निकाल के, अगर आप कहीं भी पढ़ाए हुए हैं तो उसका भी लगाइए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह, वो आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इंटरव्यूअर समझेगा कि जो सामने हम जिनका इंटरव्यू कर रहे हैं वो कहीं पढ़ा के आए हुए हैं, भले ही आप प्राइवेट स्कूल में 6 महीना ही पढ़ाए हो, 1 साल पढ़ाए हो, अगर कोई और भी है स्कूल का तो वो ज़रूर लगाइए, उसमें मेंशन कीजिए। और ये सब चीज़ें आपको लगाना है। तो समझ में आ गया, जितना भी 10th से लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये टोटल का मार्कशीट, और सब पे सेल्फ अटेस्टेड लिखना है। सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट पे लिखिएगा और उस पर साइन कीजिएगा खुद का। और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट तो हो ही गया, फॉर्म फिल कर ही लीजिएगा वहाँ से, और फॉर्म को अच्छे से फिल कीजिए, वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन दे दूंगा लिंक कैसे भरना है। तो फॉर्म को फिल करके डीडी बनवा के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, एक फ़ोटो पेस्ट करना है, एक एक्स्ट्रा फ़ोटो भी उसमें रखना है, और ये सब चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है, कहीं कहीं क्या हो रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट आप करने का भी ऑप्शन दे रहा है, डीडी बनवाने का कोई झंझट नहीं है, दोनों ऑप्शन है, या तो डीडी बनवाइए या तो ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। अभी अभी रिसेंट में एक नोटिफिकेशन आया हुआ था कहीं का, तो उसमें भी आप डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। भोपाल कहीं भी है उसमें भी, एपीएस भोपाल में भी, कि आप एनईएफटी कर सकते हैं डायरेक्ट उसके अकाउंट में। तो आप उसमें स्कैनर, हाँ दक्ष साई का भी दिया हुआ है, जो एपीएस दक्ष साई जो है यहाँ पे हिमाचल साइड में, तो उसमें भी क्या है कि एक स्कैनर भी दे रखा है वेबसाइट पे, तो डायरेक्ट उसको क्यूआर कोड स्कैन कीजिए किसी मोबाइल से, उसका जो रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या उसको प्रिंट बोलिए साइबर कैफ़े या कहीं से भी प्रिंट निकाल लीजिए, और बस उसका जो रिसिप्ट का प्रिंट निकालिएगा, उस पर भी सेल्फ अटेस्टेड अपना साइन करके और वो भी लगा दीजिएगा उसमें। बस इसको, अब लोग को इसमें भी डाउट है कि किस जगह भेजना है, तो इन्वेलप जो होता है ना, तो इन्वेलप में आगे में क्या लिखना है, कोई भी इन्वेलप मान लीजिए, तो उसमें आगे में क्या लिखना होता है, जैसे एक मान लीजिए कि ये इन्वेलप, तो आगे में 2 लिखिएगा, यहाँ पे 2 में लिख के अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिखिएगा, सॉरी 2 में लिखिएगा आगे में द आर्मी पब्लिक स्कूल, जो भी एड्रेस है, जैसे रिज रोड न्यू दिल्ली धौला कुआं, और उसका जो पिन कोड है, तो 2 में तो यही आता है। और बैक साइड में पीछे में क्या आएगा, तो बैक साइड में आपका अपना नाम आता है, फ्रॉम में फ्रॉम पीछे लिखिएगा, और यहाँ पे पूरा अपना डिटेल्स लिख दीजिएगा, और नीचे मोबाइल नंबर, ये सब, क्योंकि कई बार क्या होता है फॉर्म रिटर्न आ जाता है, सही एड्रेस पे आप नहीं भेजे, तो आपके पते पे तो आएगा। तो 2, बस एक कोई सा इन्वेलप ले लीजिएगा, उसको स्पीड पोस्ट कीजिए। दूसरा चीज़ ये है कि फॉर्म आप जाके स्कूल में भी जमा कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। तो अगर, अब क्या हो रहा है देखिए, बहुत सारी जगह अभी फॉर्म आ रहा है तो डेट कम बचा हुआ है, अब 3 दिन 4 दिन बचे हुए हैं, लास्ट डेट जल्दी आ रहा है, तो वो सब जगह पे आप स्पीड पोस्ट कीजिएगा, हो सकता है 1-2 दिन छुट्टी हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, तो आपका फॉर्म पहुंचेगा ही नहीं। तो उससे अच्छा ये रहेगा कि आप जाके डायरेक्ट जमा कर सकते हैं, तो जमा कर दीजिए अगर आसपास में है तो। अगर टाइम आपके पास है, 5-6 दिन 7 दिन है, तब तो आप कोई दिक्कत नहीं, स्पीड पोस्ट कर दीजिए वहाँ पे जाके इन्वेलप लेके। तो यही सब है। और बाकी ये सब चीज़ों का, छोटा चीज़ों का ध्यान रखिए, और फॉर्म को पहले फिल कीजिए अच्छे से। इंटरव्यू के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं वीडियो बना ही दिया हूँ कि क्या क्या पूछा जाता है, तो वो भी देख सकते हैं। इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा आपको, है ना। और भी अभी आ ही रही वैकेंसी, अभी 5-6 जगह से और वैकेंसी आई है, तो वो मैं जल्दी अपडेट कर देता हूँ वीडियो पे। और बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो की नोटिफिकेशंस होगी, आगे जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आने वाली है, वो सब का भी आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। सो और कोई डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।